लाख का मकरूज है। यही इमरान खान जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो वो गिनवाया करते थे कि कितना कर्जा एक एक पाकिस्तानी शहरी पर है, और उस वक्त लाख के करीब कर्जा था। आज वही शहरी 2 लाख का मकरूज है। ये दावा किया करते थे कि जब ये आएंगे तो टैक्स इतना नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड देख लें पाकिस्तान की तारीख का कि आज बुलंद तरीन सतह पर टैक्स पहुंच चुका है। और टैक्स भी कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जिसका आपको और मुझे इल्म नहीं है कि आपकी कौन सी चीज खरीदने पर आपसे टैक्स काटा जा रहा है। आप चाहते भी नहीं हैं आपकी खरीदारी में ये टैक्स कटे, लेकिन वो टैक्स आप पर इम्पोज किया गया है। आज गरीब तर हो गया है, मिडिल क्लास भी गरीब हो गई है। जो निचले दर्जे पे गरीब थे आज वो मिटते हुए नजर आ रहे हैं। ये आलम है। और जो भी तबका आप उठा के देखें, क्योंकि हम खुसूसन आज साउथ पंजाब में हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ज़राअत के मसाइल हैं, बिलखसूस DAP और यूरिया जो आपके सामने है कि जिनकी कीमत ऑफिशियल सतह पर क्या है और वो बिक किस सतह पर रही है, वो भी ब्लैक में, और बाज़ औक़ात तो ये मिलती नहीं है, ये नायाब हो गई है। अब ये ऐसी चीज़ है जो हर काश्तकार की ज़रूरत है, हर हारी की, ज़मींदार की ज़रूरत है। अगर हम ये फसलें नहीं उगा सकते तो फिर हम काटेंगे क्या और खाएंगे क्या? इसका ताल्लुक हमारे खाने से है, हमारी ग़िज़ा से है। और जिस तरीक़े से इमरान खान की तर्ज़ हुक्मरानी है और बेहिसी है, इसके नतीजे में खुदा न खास्ता जो एक बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है वो है फूड इनसिक्योरिटी का। हम जो हमारी ग़िज़ाई किल्लत है उसको हम मुस्तक़बिल में देख रहे हैं, क्योंकि यही हालात है। ये किस्सा आज ख़त्म नहीं होता कि आज यूरिया नहीं मिल रहा या आज DAP नहीं मिल रहा या आज मिल रहा है तो हमारी पहुंच से दूर है। इसके जो दूरस्थ नताइज है वो बहुत संगीन है, वो बहुत ख़तरनाक है। ना सिर्फ साउथ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसान के साथ ये हालत है। हम सिंध में हैं तो सिंध में ये हालत है, सिंध के दही इलाकों में जाएं तो यही लोगों का रोना है, यही चीखो पुकार है। ये इमरान खान कहता था मैं चीखें निकालूंगा, वो वाकई चीखें निकाल रहा है। आज लोगों को दीवार से लगाया गया है। आज कोई शोबा, कोई एक शोबा पाकिस्तान में नहीं है जो ये कहे कि मैं मुतमईन हूँ, मुझे इत्मीनान है, इस हुकूमत ने अच्छा काम किया है। इस हुकूमत के ऑपोजिशन तो दूर की बात है, इसके अपने जो अराकीन हैं वो कौमी असेंबली में खड़े होकर दुहाइयाँ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हलके में जाना है। मैं नहीं जानती कि अपने हलके के अलावा उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके हलके का आदमी जो है वो महंगाई को रो रहा है, पेट्रोल डीजल तेल की कीमतों को रो रहा है, तो फिर कौन है जो खुश हो रहा होगा? अगर गरीब जो आपको वोट दे रहा है उसकी आज ये हालत है, तो अगर आज भी आप इमरान खान का नारा लगाते हैं तो फिर तो उनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, क्योंकि ये तो अवामी सियासत नहीं है। हमने तो ऐसी हुकूमतों को ठोकर मारी है जो डिक्टेटर और आमरियत की बाकियात होती हैं, जो आमिराना फैसले करते हैं। एक आमिर जनरल मुशर्रफ भी तो आया था जो 2 मुट्ठियां उठाकर लहराता था और बड़े बड़े दावे करता था। आज वो कहाँ है? आज उसको पाकिस्तान की सरजमीन नसीब नहीं है। उसने कितने लोगों के जिंदगियों का फैसला किया, कितने लोगों की जिंदगियों का सौदा किया, हमारे मुस्तकबिल के साथ वो खेलता रहा। पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाई तो इस मुल्क में दहशतगर्दी हमारे सरों पर मंडरा रही थी। दहशतगर्द की बंदूक हमारे बच्चों के सामने थी और उन्होंने ये कहा था लियाकत बाग में कि स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। स्वात जिस खतरे में था उसके लिए मोहतरमा का एक विजन था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमने उस कमिटमेंट को पूरा किया। लेकिन आज जो कुर्बानियां उस वक्त दी गई, पाकिस्तान की आवाम ने दी, स्वात की आवाम ने दी, मुख्तलिफ वो इलाके जहाँ पे दहशत गर्दों का कब्जा था और कब्जा छुड़ाया गया, लेकिन वहाँ की आवाम और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से छुड़वाया गया।
لیکن آج یہی عمران خان ان لوگوں کی قربانیوں کو انڈرمائن کر رہا ہے. آج جو افغانستان میں سچویشن پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں ہمیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی سیاسی جماعت تھی, اور شاید وہ ایک ہی سیاسی جماعت تھی جس نے فوراً افغانستان کے اوپر میٹنگ بلائی, اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ بیٹھے اور وہاں پر ہم نے ڈسکشن کی, اور ہم نے یہ ریکمنڈیشنز وہاں سے ہم نے لیں کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم حکومت میں نہیں ہیں وفاق میں, لیکن ہم پاکستانی ہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمیں فکر ہے پاکستان کی, پاکستان کے لوگوں کی. اور جو ہمارے خدشات اس میٹنگ میں تھے, کیونکہ اس وقت حکومت نے ان کو ہوا میں اڑا دیا, ہم نے جو کچھ قومی اسمبلی میں کہا اسے ہوا میں اڑا دیا. یہی ہے نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز ہمیں ایک بری خبر ملتی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب حکومت لا علم ہو, جب حکومت بے حس ہو, جب حکومت نالائق ہو. ساؤتھ پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں, اور ملتان جو یہاں کا دل ہے, ہم وہاں بیٹھے ہیں. ملتان کے حوالے سے یا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بھی ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ جو صوبے کے چرچے ہوتے رہے, واحد پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس پروسیس کو آگے بڑھایا. جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی, جو آئینی تقاضے تھے, اس کے عین مطابق قرارداد تک سامنے آئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب قومی اسمبلی میں MNA بن کر آئے تو اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا کیا اہمیت ہے, اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی انہوں نے پیشکش کی, اس وقت کی سلیکٹڈ حکومت کو بھی انہوں نے یہ کہا, اور آج بھی وہ سلیکٹڈ حکومت ہے جو دعوے کر رہی ہے لیکن کام کوئی نہیں ہوا. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی مدد چاہیے ہوگی تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں, کیونکہ ہم نے جو ایک خواب دیکھا ہے, ہم نے جو آپ کے مطالبات سنے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں, اور لہٰذا آپ کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. پاکستان میں لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ معاشی حقوق ہوں, چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں, چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں یا انسانی حقوق ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری کو عوامی مارچ کی کال دی ہے, جو قائد اعظم کے مزار سے نکلے گی کراچی میں, اور اسلام آباد کا رخ شہروں سے, دیہاتوں سے, ٹاؤن سے ہوتی ہوئی وہ ملتان کو بھی پاس کرے گی. ملتان میں بھی لوگوں سے خطاب کیا جائے گا, اور یہاں سے پھر آگے کا سفر اسلام آباد, لاہور کے ذریعے آگے جایا جائے گا. تو آپ لوگوں سے, آپ کے توسط سے عوام کو یہی گزارش ہے کہ یہ عوامی مارچ ہے, یہ لوگوں کی مارچ ہے, یہ عوام کے مسائل, عوام کی پریشانیاں, عوام کی تکلیفیں دیکھ کر اس مارچ کی کال ہوئی ہے. اور ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے, جو ڈکٹیٹر سے گھبرائی نہیں, آمروں سے گھبرائی نہیں, تو آمرانہ سوچ سے کیوں گھبرائے گی. یہ جمہوریت کا لبادہ پہنے آمرانہ سوچ رکھنے والے لوگ, یہ ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جب عوام اس وقت پریشان ہے, اور ان کی جو طاقت ہے وہ سڑک پر آ کے اسلام آباد کا رخ کرنے کو تیار ہے. تو پھر یہ اس فیصلے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا 27 فروری کو جب کراچی سے اسلام آباد کا رخ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو آج پریشان ہیں, جنہیں تکلیفیں ہیں, پھر وہ مزدور ہوں, کسان ہوں, پھر وہ محنت کش ہوں, پھر وہ طلبہ ہوں, خواتین ہوں, لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہوں, جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہے اور کچلنے کی کوشش کی ہے, ان تمام لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنی اس مارچ میں شامل ہوئیے, آئیے مل کر اسلام آباد چلیں. آئیے ان کو بتائیں کہ یہ عمران خان کہتا تھا کہ چند لوگ گو عمران گو کہیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا, میں نہیں کرسی پر بیٹھوں گا. تو آج کیا ہوا اس سٹیٹمنٹ کا, آج کیا ہوا اس بات کا, آج کیوں بھول گیا یہ عمران خان کہ کتنے لوگ گو عمران گو کہہ رہے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے, اب تو اپنے اس بیان پر غور کیجئے, اس تقریر پر غور کیجئے. میں چاہوں گی کہ نواب زادہ افتخار صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی اس بات پہ اضافہ کریں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف چلیں.
शुक्रिया जी। मैं मोहतरमा शाज़िया मरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये जो हमारा अवामी मार्च है ये 27 को कायद-ए-आज़म के मज़ार से शुरू होगा और ये इंशाअल्लाह ताला 8 से 10 दिन में ये इस्लामाबाद पहुंचेगा और ये हमारा मार्च कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की तरफ मार्च होगा, साबका पाकिस्तान की तरफ मार्च होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो तुलबा हैं, नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार का हिसाब किया जा सके, हमारे काश्तकार जो परेशान हैं उनकी परेशानियों का हल निकाला जा सके, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो उनके मसाइल हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें इजाफ़ा किया जा सके और हमारा जो मज़दूर है इस महंगाई में जो सूरत हाल से वो परेशान है उसकी माहाना जो उजरत है उसे बढ़ाया जाए। और आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों 25,000 माहाना उजरत का किया फैसला, मगर कुछ लोगों ने कोर्ट में जाके उसे रोकने की कोशिश की। हम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी जाएंगे और अब हम इसे 30,000 तक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आपसे, आपकी वसासत से, आवाम से भी और ख़ास तौर पर आप मीडिया के भाइयों से, साथियों से अपील है कि वो इसे कवरेज करने के लिए, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है और ये आप और हम सब ने मिलके इसके लिए बाहर निकलना है और इंशाअल्लाह ताला 27 को हम एक इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया जी। पंजाब की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो आपका लॉन्ग मार्च इस अदम एतमाद की तहरीक से मुतासिर तो नहीं होगा? देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा है कि ये जो हुकूमत है सिलेक्टेड, ये अवाम का एतमाद खो चुकी है। अगर अवाम का एतमाद होता तो फिर आज अवाम की दुहाइयाँ नहीं हो रही होती, माएँ बहनें बेटियाँ बदुआएं नहीं दे रही होती, एक गरीब मेहनत कश मजदूर किसान हारी आज इन्हें गालियाँ नहीं दे रहा होता। तो यकीनन ये लोग अवाम का एतमाद खो बैठे हैं। अब सिर्फ वो घड़ी देखनी है जिस दिन ये पार्लियामेंट का एतमाद भी खो बैठेंगे। ये उसी जानिब जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब ये सफ़र शुरू होगा, जिसे कि हम नेशनल कैंपेन भी कहते हैं इस अवामी मार्च को, ये जो नेशनल कैंपेन है ये लोगों को मज़ीद मोबिलाइज भी करेगी और इस मोबिलाइजेशन के अमल के नतीजे में जो ही हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से जो इनका पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद है उसका इम्कान मजबूत होता चला जाएगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इसके बाद जी, अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके? देखिए, बिल्कुल हमें अफसोस है किसी भी सहाफ़ी का अगर कत्ल हो, चाहे आम शहरी का कत्ल हो, बहुत अफसोसनाक बात है। लाहौर में भी एक सहाफ़ी का कुछ दिन पहले इसी तरीके से कत्ल हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं समझती हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई जो है वो उसके नताइज सामने आए। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ तफसीलात जो हैं वो हैं भी और कुछ हसास भी हैं, क्योंकि इसमें जो मेरे पास तफसील है या जो थोड़ी बहुत मालूमात है उसके मुताबिक लोग किसी और जगह से आए थे। तो अब ये मेरे पास मज़ीद तफसील नहीं है क्योंकि ये हसास मामला है, लेकिन बहुत पेशरफ्त हुई है इसमें और जल्द इंशाल्लाह कोशिश करके अगर कोई और सूबा भी है या कोई और शहर भी है तो उससे भी पुलिस राब्ता करेगी और इन कातिलों को सामने लाया जाएगा। वो यकीनन जो एक मजलूम है उसका खून रायगा नहीं जाएगा। जी, अब पंजाब में जो अदम एतमाद की सूरत हाल है और सियासी कायदीन के दरमियान जो मुलाकातें हैं और हुकूमत के इत्तेहादियों से जो मुलाकातें हैं, उस हवाले से आप क्या कहती हैं और क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, मुलाकातें हैं, यकीनन ये एक सियासी अमल है,
सियासी अमल जो है उसके हवाले से तो मैं समझती हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा नाम है। सियासी मफाहमत जिस तरीक़े से उन्होंने पाकिस्तान में आगे लेकर वो चले हैं, आज उनके जो क्रिटिक्स हैं वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी फ़ैसले करते हैं तो वो आगे की सोच रखते हैं, और इसीलिए उनके मरासिम भी कई सियासी अशख़ास से, शख्सियतों से बहुत अच्छे हैं। और अगर डायलॉग हो रहा है या कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो इसके अच्छे नताइज आने की भी बहुत गहरी उम्मीद है। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, आप 2-3 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं। इधर सुनने जी पहले जी 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 सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाती रही है और आज़ादी सहाफ़त के लिए काम भी किया। गुज़श्ता दिनों मोहसिन बेग के साथ जो कुछ हुआ, उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने क्या किया? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है, हमेशा आज़ादी जमहूर की बात की है, हमेशा फ्रीडम्स की बात की है। और जिस तरीक़े से आज हमारी आज़ादी को बंद किया जा रहा है कूज़े में, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। जिस भी तरीक़े से हो, चाहे वो एक सहाफ़ी को बग़ैर किसी वजह के या झूठी वजह बनाकर उठाकर ले जाना हो, फिर उसमें पीका जो एक काला कानून है जब आ रहा था, हमने उसकी उस वक्त भी मुखालफत की थी। जिस कमेटी में था वहाँ पर भी हमने सख्त मुखालफत की थी, और हमारी मुखालफत के नतीजे में कुछ अमेंडमेंट्स मुतारिफ़ हो सकी थी, लेकिन बहुत सारी अमेंडमेंट्स नहीं मुतारिफ़ हुई, और उस कानून की जो बुरी शक्ल थी वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सका। और फिर इस हुकूमत ने उसी काले कानून को और स्याह कर दिया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसकी हम मज़म्मत कर रहे हैं, और जहाँ भी मौका मिलता है उस मज़म्मत को दोहराते हैं। मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी पर हमने पहले रोज़ ही मज़म्मत भी की और हमने इस पर तशवीश का इजहार किया। मोहसिन बेग या और कोई सहाफ़ी हो, उनको सिर्फ़ इसलिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि वो इस सेलेक्टेड हुकूमत पे तनकीद करते हैं, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को इसके साथ अग्री नहीं करते, और ये पे दर पे इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिस पर सबको तशवीश है, मुझे है, आपको है। पीका के ऊपर तो सहाफ़ी बरादरी ने एक एहतजाज की कॉल भी दे रखी है इस्लामाबाद में। मेरा ख्याल है कल जो जज साहब हैं उन्होंने इस पर एक सख्त नोटिस भी लिया है। तो ये काले कानून जब डिक्टेटर लाता था उसकी तब भी मुखालफत होती थी। तो ये क्या समझते हैं कि जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर ये काले हरकत या काले कानून इस तरह आसानी से इम्पोज कर सकेंगे? हम इनकी भरपूर मज़ाहमत और मज़म्मत करें। तारिक अंसारी साहब, आप में से जो भी करें। एक मिनट, ये तारिक अंसारी साहब हमेशा जो है तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की मुक़द्दस कुव्वतों का कोई ना कोई रोल होता है। इस वक्त भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपका लॉन्ग मार्च हो या जो अदब एतमाद की तहरीकें हैं, क्या इस हवाले से आपको कोई सिग्नल मिला है या आप क्या समझते हैं कि अपने बलबूते पर ये सारा कुछ? देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर जो मुदाखलत है वो एक हकीकत है। और जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया और जिसमें दीगर सियासी जमातों को उन्होंने आने की दावत भी दी, तो उनकी यही सोच थी कि इस मुल्क में जो सियासत है उससे मुदाखलत को दूर करें। और यही वजह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब मिसाक जमहूरियत का एक कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया तो उन्होंने भी यही सोच रखी कि इसमें मुदाखलत का जो अमल है, जो गैर सियासी लोग हैं उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी शफाफियत होगी उतना अवाम जो है, जो वोट देता है, उसको यकीन होगा कि ये हुकूमत हमारी हुकूमत है। और आज यही हो रहा है। जो आज की हुकूमत है वो आरटीएस की हुकूमत है, वो अवाम की हुकूमत नहीं है। और ये आरटीएस की हुकूमत जो सिलेक्टेड है, उसने अपने कामों से ये साबित कर दिया है कि वो सिलेक्टेड है। और यही वजह है कि बिल आखिर 3.5 बरस की अजियत अजाब के बाद बिलावल साहब ने इस अवामी मार्च की कॉल दी है। आपने कहा कि क्या इशारा, देखिए हमें है अवाम का इशारा। हमें अवाम कहती है कि हम भूख मर रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है,
रोज आटा, दाल, चीनी, गंदम महंगा हो रहा है, बाज औकात दस्तयाब नहीं होता, दवाएं 700% महंगी हो चुकी हैं, गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। डायबिटीज का मरीज दवा लेने जाता है तो वो सोचता है मैं अपनी दवा लूं या घर का सौदा खरीदूं। बिजली का बिल भरता है तो कहता है बिजली का बिल भरूं या बच्चों की फीस अदा करूं। आज प्रायोरिटीज जो सारी इंपॉर्टेंट है उसमें फैसला नहीं कर पा रहे लोग कि हम क्या करें, और यही लोगों की पुकार है जिसने हमें मजबूर किया सड़कों पर आने के लिए। ये 10 रोज का सफर कोई आसान सफर नहीं है, ये बहुत कठिन सफर होगा, हम जानते हैं, क्योंकि वैसे ही लोग बेरोजगार हैं, उनकी जेब में एक ढेला नहीं है, लेकिन वो निकलने को तैयार है। किसान के पास यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। मैं कल तुलबा से मिली, उन्होंने कहा जी हमारी सिंध में तुलबा यूनियन बहाल हो गई, तो सिंध भी पाकिस्तान का सूबा है, क्या बाकी जगहों पे पाकिस्तान के लोग जो है उसका मुतालबा पूरा नहीं होगा? तो हम भी आपके साथ हैं। तो ऐसे बहुत लोग हमारे साथ हैं जो आज बड़े परेशान हैं, और हमें उन्हीं की परेशानियों ने मजबूर किया है और उन्हीं के इशारे ने मजबूर किया है कि हम सड़कों पर आए। मैडम ये बताइएगा कि नॉन अब आप सवाल कर रहे एक हैं, मिनट अब अंसारी उनसे साहब की बात करें, बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर आपको। शाजिया मरी साहबा, अगर हम पीछे 70 की दहाई से देखकर अब तक आते हैं तो बहुत सी आप भी उसके साथ साथी रही, 70 की दहाई में बहुत से नशे को अपना रहा है, बहुत से वायदे किए गए, बहुत से धोखे किए गए। आप बार बार उन गैर फित्री इत्तेहादों में अब तक खेल रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपके साथ धोखा ही किया। आज फिर भी इस वक्त में आप उनको साथ देते। देखिए, कम से कम हमने कई ऐसे लोगों को कायल कर दिया है जो आज कहते हैं कि उनका बयानिया बदल गया। तो अब पता नहीं हकीकी मायनों में बयानिया बदला या नहीं बदला, लेकिन एक जमहूरी कारकुन की ये फतह है कि अगर आपका वो मुखालिफ जिसे जमहूरियत पर कभी यकीन नहीं था, जिसे कभी आवाम जो थी वो नज़र नहीं आती थी, वो आज आवाम की भी बात करने पर मजबूर है और जमहूरियत का नारा लगाने पर भी मजबूर है। तो एक जमहूरी कारकुन की ये कामयाबी है। मेरे साथ नवाबजादा इफ्तिखार साहब बैठे हैं, ये जिनके फर्जंद हैं, उस शख्स ने भी जमहूरियत का परचम थामे रखा और उन्होंने सारी ज़िंदगी यही प्रचार किया कि जमहूरी सोच को परवान चढ़ाना है, जमहूरियत को मजबूत करना है। तो यकीनन हम एक जमहूरी कारकुन हैं, हम इक़्तिदार की भूख नहीं रखते, हम जमहूरियत की भूख रखते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरियत मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिविटी हो। इस मुल्क को एक सोची समझी साजिश के तहत डीपोलिटिसाइज किया गया है, और फिर ऐसे लोग भी आगे किए गए हैं जिन्हें सियासतदानों का लिबादा पहनाकर, लेकिन उनसे भी मुल्क को डीपोलिटिसाइज कराया गया है। हम यही चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत फले फूले मजबूत हो, और उसके नतीजे में आवाम को ये राइट मिले कि वो सही जगह वोट डाले, और जहां वोट डाले वहां वोट निकले। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। हमारा काम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब इस मुल्क में हकीकी अवामी हुकूमत का कयाम नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे। आप बात नॉन लीग जो है वो कह रही है कि इस हुकूमत को जैसे तैसे करके गिराया जाए, आप कह रहे हैं अदब एतमाद लेके आया जाए, लेकिन इत्तेहादियों का अभी तक कोई पता नहीं है वो किस तरफ जा रहे हैं, और जो लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं उसका भी कोई पता नहीं है। तो क्या ये सारे सिनेरियो, करंट सिनेरियो को देख के फैसला किया गया कि नॉन लीग और मिल के प्रेशर डालें नॉन मार्च के जरिए, वैसे कौन से हुकूमत गिरेगी नहीं? देखिए, दो बातें तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती आई है वो सच्ची साबित हुई हैं, और वो दो बातें क्या थीं कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। जिस वक्त इस्तीफ़े देने की बातें हुई और इस्तीफ़े देने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले पर तनकीद की गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए गए फैसले के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई उसके खिलाफ। बस अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कैंपेन किस तरीके से चलाई गई या कौन से जो थे वो हरबे इस्तेमाल किए गए। हम अपने उसी ग्राउंड पे खड़े रहे कि जी इस्तीफ़े देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अपोजिशन को, इस्तीफ़े देने से हुकूमत नहीं गिरने वाली, इस्तीफ़े देने से आपके लिए ये नुकसान होगा कि वो पार्लियामेंट जो आपकी भी पार्लियामेंट है, क्योंकि आवाम ने आपको भी वहाँ पर भेजा है, तो वो स्पेस आपकी चली जाएगी,
لہٰذا یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت غلط ہوگا، اور اس وقت ہم ایک اکیلے تھے، پیپلز پارٹی جو ڈٹی رہی. ہم نے پھر یہ بھی سوچا کہ چلے ہم نے استعفے نہیں دیے تو جو استعفوں کی ضد کرنے والے تھے انہوں نے استعفے شاید تیار کر لیے اور استعفے دے دیں گے، لیکن ان کے استعفے بھی آج تک نہیں آئے. لیکن آخر میں ہم نے یہ ان سے ہی سنا کہ استعفے کے آپشن پر جو وہ بضد تھے وہ غلط تھا. تو یعنی کہ سرخ رو پیپلز پارٹی ہوئی، سرخ رو چیئرمین بلاول بھٹو ہوئے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہی ویژن ہوا کہ میدان نہیں چھوڑنا. اچھا، دوسری بات آپ کی آتی ہے، جو دوسری بات جو ہماری صحیح ثابت ہوئی، ہم پھر سچے ثابت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بھی ہمیں عزت بخشی. ہم نے کہا جی آپشن ہے نو کانفیڈنس کا، عدم اعتماد کا. اب چونکہ میں ملتان میں ہوں، گیلانی صاحب کا گھر ہے، تو گیلانی صاحب کا مارچ 2021 میں جو الیکشن تھا وہ ایک طریقے سے عدم اعتماد ہی تھا. وہ 16-17 اراکین جن کو انہوں نے بھی عمران خان نے گالیاں بھی دی، لیکن اس کے بعد ان کو لے بھی آئے کہ جی آپ میری بھی حامی بھر دو، مجھے تو ذلیل کر چکے ہو تم اس سینٹ کے الیکشن میں، اور گیلانی صاحب جیت چکے ہیں آپ کی سپورٹ سے. آپ نے اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق دے دیا ہے گیلانی صاحب کو. پھر بھی ان کی بھی میں حیران ہوں، گالیاں کھانے کے بعد وہ کہیں آ گئے دوسرے دن. بہرحال دیکھیں یہ اپنے ضمیر کی بات ہے، اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے. ہم ضمیر کے اوپر بہت مان رکھتے ہیں. تو کہنے کا صرف مقصد یہ آپ کو یہ سمجھانے کا یہ تھا کہ اس مارچ 2021 کا جو عدم اعتماد تھا ہم اسے آگے لے کے جانا چاہتے تھے. ہم اس کو پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی میں لے کے جانا چاہتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے ہم واپس قومی اسمبلی کی جانب آنا چاہتے تھے. یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، اور وہ بھی بضد رہیں کہ یہ نہیں ہوگا. لیکن آج ہمیں خوشی ہے، ہم کسی بھی چیز پر تنقید نہیں کرتے. ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ایک بندے سے تنقید کرائیں اور دوسرے بندے سے دوسرا بیان دلوائیں. ہم یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی بھی نہیں چلتے. ہم ایک ہی بات کرتے ہیں جو سچ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹانا ہے تو آئینی جمہوری طریقے سے ہٹانا ہوگا، اور اسی عوامی موبلائزیشن کیمپین کے ذریعے وہ جائیں گے. جب عوام سڑکوں پر نکلی ہوگی، جب عوام گو عمران گو، جو آج کہہ رہی ہے، ہر جگہ بیٹھ کر کہہ رہی ہے، لیکن سڑکوں پر بھی نکل کے کہے گی گو عمران گو، اور اسی کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جو کل تک نو کانفیڈنس کی بات نہیں کرتے تھے لیکن آج اس کا صحرا بھی اپنے سر باندھنا چاہتے ہیں، تو باندھ لے صحرا، عوام کو نجات دلائیں عمران خان سے. ہم اس میں خوش ہیں. ایک 26 تاریخ سے پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ سندھ کے اندر مارچ کر رہی ہے سندھ حقوق کے نام سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کا سٹانس تھا تحریک عدم اعتماد جو آپ لا رہے ہیں کہ یہ 40 سال بعد دونوں ساری جماعتیں جو ہے میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف یہ 40 سال پہلے کہاں تھے. 40 سال پہلے تو ان کو سیاست کی ABC نہیں آتی تھی، اب تو خیر ابھی بھی نہیں آتی اسے سیاست کی ABC. لیکن میرا خیال ہے نواب صاحب نے اپنے گھر میں زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گی، تو اس پہ نواب صاحب جواب بہتر دے سکتے ہیں. آپ جواب دیں کہ ان کو وہ کہتے ہیں میرے خلاف کٹھے ہو گئے. میں اس کے حوالے سے کہتی ہوں کہ نواب صاحب آپ اس کا جواب دیں. اس کے بارے میں اگر صحیح جواب ہے تو وہ میرے خیال جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو ABC نہیں آتی پالیٹکس کی، تو انہوں نے کیا پالیٹکس کرنی ہے. تو میرے خیال ان کے اپنے انفارمیشن منسٹر کا اس کا جواب وہی بہتر جواب ہے. وہ تو ہم سب کو پتہ چل گیا، نہ ان کو سیاست کی ABC آتی ہے اور نہ شاید کوئی اور کتاب پڑھی ہے، کیونکہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر بھی انہوں نے ملایا تھا اور سال میں 12 موسم ہے، یہی موصوف کہتے رہے. اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ پودوں سے رات کو آکسیجن نکلتا ہے، جبکہ ساری عمر ہم نے پڑھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے. لہٰذا بڑے کہتے تھے رات کو باہر نہ نکلو. تو شاید ان کے پاس بھی یہ سائنسی وجہ تھی جو سمجھاتے نہیں تھے لیکن کہتے ضرور تھے. تو عقل کا بھی فقدان ہے، سیاست کی سمجھ بھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ PTI نے جو اعلان کیا، مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے
कि जो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती थी वो तो इन्होंने दी नहीं, लेकिन लोगों की नौकरियां छीनी इन्होंने, लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने, और इस तमाम जो इस वक्त बेरोजगारी की जो एक सुनामी है उसकी जिम्मेदार है। जो हुकूमत इस मुल्क में गैस का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया है उसकी जिम्मेदार है, यूरिया का जो मसला है उसकी जिम्मेदार है, ज़राअत का जो बहरान है उसकी जिम्मेदार है, गुर्बत में जो इजाफा हुआ है उसकी जिम्मेदार है, और तो और जो ये झूठा नारा लगाते थे ट्रांसपेरेंसी का, करप्शन के खिलाफ बड़ी बात करते थे, उसके बढ़ाने में ये जिम्मेदार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। आज तो हम तरक्की कर गए करप्शन में। जो पाकिस्तान के जो रुपए की कदर है उसको जमीन पे लाके पटक दिया है उसके जिम्मेदार हैं। तो ये टोला सिंध के अंदर अगर एक रैली का ऐलान करता है तो समझ हमें नहीं आती कि ये किसके खिलाफ करता है। अगर सिर्फ इसे पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़ है तो अब ये लोग नहीं खरीदते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को या किसी भी मुखालिफ जमात को गालियां इन्होंने 3.5 साल दी, हर इल्ज़ाम उन पर लगाया, लेकिन हकीकत ये है जो ये खुद भी जानते हैं, और ना जानते होते तो इमरान खान अपने चमचों को ना इकट्ठा करता और उनको ये ना कहता कि तुम जाओ बाहर और मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करो, कोशिश करो कि मैं एक ब्रांड बना के बेचा जा सकूं। वो नहीं बेचा जा सकता। जब गरीब भूखा हो, जब गैस ना मिलने की वजह से चूल्हे बंद हो, जब सर्दियों में हमारे हीटर बंद हो, जब नहाने के लिए गर्म पानी मुयस्सर ना हो, तो इमरान ब्रांड बिक नहीं सकता, वो सिर्फ गालियां खा सकता है। तो वो अपना शौक पूरा कर ले। उनका शौक पूरा होने से पहले ही उनके लोग ऐलान कर चुके हैं, इस्तीफे उनके ओहदेदार दे चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि हम इस लॉन्ग मार्च रैली होगी, मेरे ख्याल है इससे बड़ी रैली जो है वो हमारे ज़िलों के ओहदेदार निकालते हैं। आप देख लेंगे इनकी रैली का क्या हाल होगा, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐलान करने से पहले, क्योंकि इनसे तो हम जवाब मांग रहे हैं। अब जिनसे जवाब मांग रहे हैं, जिनसे हमें जवाब चाहिए, वो ही निकल गए एहतजाज कर रहे हैं। तो बंदा इंसाफ या जवाब मांगे किससे इस मुल्क में? ये तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा भोंडा मजाक है जो इन्होंने ऐलान किया है, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ इनको रास्ते में बद्दुआएं और गालियां मिलेंगी। मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।